हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है इसका थ्योरेटिकल बेसिस। दोस्तों बेसिकली जब एसिड और बेस का हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं लैब के अंदर, तो इन दोनों में जिसका जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। नोन कंसेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। जो अननोन कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एनालाइट और टाइट्रेट भी कहते हैं। दोस्तों बेसिकली जब एसिड बेस टाइट्रेशन होता है तो ये टाइट्रेंट और जो एनालाइट है इन दोनों का डेफिनेट वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं, और इसमें बेसिकली जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है यानी कि जो टाइट्रेंट होता है उसको हम लोग बुरेट में लेते हैं, और बाकी जो अननोन कंसेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में उसको लिया जाता है डेफिनेट वॉल्यूम का, और फिर हम लोग इंडिकेटर को यूज करके हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिकली जो एंड पॉइंट तक हम लोग पहुंचते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हम लोग तब लैब के अंदर नहीं होते हैं या हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ना तो कोई सोल्यूशन होता है। तो जब आप कोई न्यूमेरिकल को जब आप फेस करोगे तो उसके लिए थ्योरेटिकल बेसिस क्या होना चाहिए, आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले एसिड हम लोग किसको कहते हैं आप लोगों को पता है। एसिड का काम क्या है। एसिड बेसिकली एसिड कैन गिव H plus ion in aqueous solution। आरएनएस का डेफिनेशन आपको पता है एसिड के बारे में। उसी तरह बेस हम लोग किसको कहेंगे, which can give OH minus ion in aqueous solution। दोस्तों बेसिकली एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि अगर हम लोग HCl एंड NaOH इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, NaCl एंड वाटर। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हम लोग समझते हैं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होगा तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ H plus ions given by acid it should be equal to the number of OH minus ions given by base। दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले कि एसिड जितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस दे रहा है बेस का भी उतना ही OH माइनस आयंस होना चाहिए, तब जाके एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों याद रखना कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि एसिड एंड बेस का नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास H2SO4 है दैट इज 1 मोल, और मेरे पास NaOH है 1 मोल, तो क्या इन दोनों में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, क्या इन दोनों में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा। दोस्तों मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड है 1 मोल और NaOH है 1 मोल, क्या इन दोनों में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है? तो इसका भी आंसर है कि इन दोनों में भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जो क्राइटेरिया आपको बताया था कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय द बेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के केसेस में सेम है, यहाँ पर भी नेक्स्ट एग्जांपल में भी नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बीच में सेम है,
बट फिर भी नंबर ऑफ H प्लस एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयंस में डिफरेंस आ जाएगा, तो कंप्लीट रिएक्शन इन दोनों केसेस में नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर 1 मोल HCl, यहाँ पर 1 मोल NaOH है, हो सकता है, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो आता है, तो फिर कौन सा क्वांटिटी है जो इक्वल होने से कंप्लीट रिएक्शन हो सकता है। एक तो मैंने आपको बोला है कि नंबर ऑफ H प्लस एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयंस के टर्म्स में, दैट इज ओके, बट एनी डिफरेंट टर्म इज देयर, जिससे हमें बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि इन दोनों में कंप्लीट रिएक्शन हो सकता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत सिंपल एक लॉ आता है जो हमें बहुत अच्छी तरह लर्न करना है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। दोस्तों ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा लॉ है, और इस लॉ का सबसे बड़ा स्पेशलिटी यह है कि अगर आपको ये लॉ पता है तो आप रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस किए बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉर कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स जैसे ए और बी मैंने यहां पर लिया, इन दोनों के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोस्तों अगर ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सपोज x है, बी का भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर x है, तो इन दोनों में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। और इसके कॉन्सिक्वेंस भी देखा गया कि जो प्रोडक्ट्स भी होता है, प्रोडक्ट्स का भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट्स के बराबर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब हम क्या समझेंगे, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है क्या, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहता हूं वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इसका मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ एसिड व्हिच कैन गिव 1 mole of H plus, that amount of acid which can give 1 mole of H plus. If I consider one equivalent of base, इसका मतलब है कि which can give 1 mole of OH minus। दोस्तों जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि मोल के टर्म्स में सपोज मैंने ले लिया H2SO4 1 मोल और NaOH 1 मोल, तो मोल के टर्म्स में सपोज मैंने ले लिया दिस इज 1 मोल और दिस इज ऑल्सो 1 मोल NaOH। लेकिन दोस्तों ये जो 1 मोल H2SO4 है, ये 2 मोल्स ऑफ H प्लस दे सकता है। तो इक्विवेलेंट के टर्म्स में अगर आप सोचोगे, ये 1 मोल H2SO4 मीन्स 2 इक्विवेलेंट्स हो गया, और यहाँ पर 1 मोल NaOH का मतलब है 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल ऑफ OH माइनस ही दे सकता है। दोस्तों अगर आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को आप चेक करेंगे कि इन दोनों में कंप्लीट रिएक्शन होगा या नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक में 2 इक्विवेलेंट्स है, एक में 1 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, हालांकि इनमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है। मैंने पहले भी बोला था कि नंबर ऑफ मोल से रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि सेम नहीं है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उसी तरह अगर आप
1 मोल फॉस्फोरिक एसिड को लेते हैं, सपोज इफ यू टेक 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आप इसके सोचेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्विवेलेंट्स, क्योंकि यहां पर 3 मोल्स ऑफ H प्लस दे सकता है। और अगर NaOH के 1 मोल है तो NaOH के जो 1 मोल दैट इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1 इक्विवेलेंट। अगेन इन दोनों में भी नंबर ऑफ मोल सेम है बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। दोस्तों जब हम लोग HCl और NaOH के एग्जांपल ले रहे थे, तो दोनों का जब हम लोग 1 मोल करके क्वांटिटी ले रहे थे, तो यहां पर अगर आप इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी देखेंगे तो दिस इज 1 इक्विवेलेंट और दिस इज ऑल्सो 1 इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल ऑफ H प्लस ही दे सकता है। सो इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी ये 1 इक्विवेलेंट होगा और ये भी 1 इक्विवेलेंट है, तो दोनों में रिएक्शन हो सकता है। तो एक चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जहां पर सेम नहीं हो रहा है वहां पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एंड जहां पर भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हुआ है वहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। एक तो आप सोच सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ H प्लस आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज इक्वल टू n फैक्टर into number of moles into number of moles। दोस्तों ये n फैक्टर बेसिकली क्या है, अगर एसिड H2SO4 है, सपोज कोई भी एसिड है, तो उसका n फैक्टर का मतलब होता है उसका जो बेसिसिटी है, उसका n फैक्टर का मतलब होता है उसका जो बेसिसिटी है। जैसे कि H2SO4 का n फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मतलब है कि एक H2SO4 कितने H प्लस आयन दे सकता है, तो उसका बेसिसिटी बेसिकली, तो एसिड का जो बेसिसिटी है वही एसिड का n फैक्टर है। सपोज अगर मैं कहता हूं कि H3PO4, तो H3PO4 कितने H प्लस दे सकता है, 3 H प्लस दे सकता है, तो इसका n फैक्टर क्या लेंगे, 3 लेंगे। सपोज इफ आई कंसिडर HNO3, तो HNO3 का n फैक्टर क्या होगा, दैट इज 1। दोस्तों आपके लेवल में एक दो एक्सेप्शनल केसेस भी है, उसको भी आपको थोड़ा याद रखने का जरूरत है। जैसे कि अगर कभी मान लीजिए H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसके n फैक्टर के बारे में पूछा गया, तो याद रखना इसके जो n फैक्टर होगा, ये n फैक्टर बेसिकली आता है 2, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो वहां पर 3 हाइड्रोजन है, बट ये ओनली 2 H प्लस एन कंटोनेंट, ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसी तरह H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका जो n फैक्टर है, तो इसका n फैक्टर देखा गया है दैट इज 1, क्योंकि ये ओनली एक ही H प्लस एन दे सकता है। दोस्तों बेसिकली मैं अगर H3PO3 और H3PO2 इन तीनों का अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं, तो ये तीनों के जो स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे, बेसिकली यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन्स कितने हैं। आप याद रखना कि ऑक्सी एसिड्स जितने भी है जहां पर ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है, वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन हम उसी को मानेंगे, यानी कि वही हाइड्रोजन एज H प्लस निकल जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो n फैक्टर है दैट इज 3, क्योंकि 3 H प्लस आयन यहाँ से निकल सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम्स है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए यहाँ पर n फैक्टर हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है एक ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन का यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, तो इन फैक्टर में भी फर्क आ जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता है उसको बेसिकली हम लोग रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उस तरह की जो हाइड्रोजन है वो एज ए H प्लस रिलीज हो सकता है। सो आई थिंक दोस्तों ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर आप कोई बेस को लेते हैं, बेस के लिए इन फैक्टर आप कैसे
सोच सकते हैं। बेसिकली जैसे एसिड का बेसिसिटी होता है, उसी तरह बेसिस का भी एसिडिटी होता है, यानी कि कितने OH माइनस आयन दे सकता है कोई बेस। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये 2 OH माइनस आयन दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर है 2। अगर मैं NaOH या KOH इस तरह के बेसिस ले रहा हूं तो जैसे NaOH एक ही OH माइनस आयन दे सकता है, तो इसके बेसिकली एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये रिलेशन को आप गौर से देखेंगे, एन फैक्टर आप देखते ही पहचान जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस का गिवन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी निकल जाएगा। अगर आप ये क्लास में पहले मैंने जितने भी चीज बताया अगर आपको क्लियर है तो मैं आप लोगों से चीज कुछ पूछ रहा हूं, आप एक बार उसको देखिए। अगर मेरे पास 5 मोल्स H2SO4 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होना चाहिए? दोस्तों देखिए, मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको दिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितना है, 5 है। H2SO4 का इन फैक्टर कितना है, तो H2SO4 का इन फैक्टर इज 2, तो H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, 10। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, इन फैक्टर आपको पता है, आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी पता हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 10 इक्विवेलेंट्स। उसी तरह जैसे कि अगर आपके पास 3 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? दोस्तों इसका इन फैक्टर जो है दैट इज 2, नंबर ऑफ मोल्स है 3, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, 6 इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। सो आई थिंक नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका आप लोग को आ चुका है। दोस्तों ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ये बेसिकली थियोरेटिकल बेसिस से बैकग्राउंड है, जो आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन को आप निकल सकते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि कंप्लीट रिएक्शन जब भी होगा तो कंप्लीट रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोस्तों जब न्यूमेरिकल में आपको कोई एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन के बारे में कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है तो याद रखना उन दोनों में रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए भी एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी सेम होगा, तभी जाके कंप्लीट रिएक्शन होगा। क्योंकि हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है कि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करके मेजर करेंगे। हमें जो चीज को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के समय कि दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होगा, तभी जाके कंप्लीट रिएक्शन हो सकता है। मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये एग्जांपल को ले रहा हूं। सपोज आपके पास 3 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये x मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंप्लीट रिएक्ट किया, तो आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कितना है, यानी कि जो x का जो वैल्यू है वो कितना होगा। अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड कंप्लीटली विथ x मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अभी सबको पता चल चुका है और मैंने बोला था कि इसके लिए रिएक्शन को लिखने का भी जरूरत नहीं होता है, ये लॉ का खासियत है। दोस्तों सबसे पहले आप इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालिए। जैसे अगर फॉस्फोरिक एसिड है x मोल्स है तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, तो बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा 3x। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x इक्विवेलेंट्स है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, दैट इज 3 into 2 यानी कि 6 इक्विवेलेंट्स। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 मोल्स ऑफ H3PO4 चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको रिएक्शन को भी लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली जब सॉल्यूशन दिया रहता है तो कभी कभी उसके वॉल्यूम और मोलरिटी एक सॉल्यूशन का गिवन होगा और दूसरे का वॉल्यूम गिवन होगा, मोलरिटी गिवन नहीं होगा, या नॉर्मलिटी गिवन होगा और वॉल्यूम गिवन होगा एक सॉल्यूशन का, दूसरे सॉल्यूशन का हो सकता है वॉल्यूम गिवन है नॉर्मलिटी गिवन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे
चीज को हम लोग देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए 50 ml 0.2 मोलर H2SO4 solution reacted with 40 ml X molar NaOH solution. So find out the molarity of NaOH. मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपका खाली केवल 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स आर देयर जो आपको करना है। मोलरिटी को हमेशा नॉर्मलिटी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों मोलरिटी का डेफिनेशन आप लोगों को पता है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दोस्तों पहले भी मैं बता चुका कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिएक्शन कंप्लीट होने का कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों नॉर्मलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों ये ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स, इसी से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होने का डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहला जो काम होगा कि आपको मोलरिटी वाले जो भी टर्म्स है उसको आप नॉर्मलिटी वाले टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सिमिलर टाइप ऑफ मेथड है जो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल्स में करते थे। तो उसी तरह से नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 का मोलरिटी है 0.2 मोलर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। सो मेरा पहला जो काम होगा मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना। जैसे कि H2SO4 के केस में n फैक्टर है 2 और उसके मोलरिटी है 0.2, तो नॉर्मलिटी हो गया 0.4। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.4 नॉर्मल। दोस्तों NaOH के लिए n फैक्टर 1 है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा? जो x मोलर है यही आपका नॉर्मलिटी है। नाउ दोस्तों अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है और ज्यादातर केसेस में मिलीलीटर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको एक नेक्स्ट रिलेशन को याद रखना है कि कभी अगर आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में गिवन है और आपको नॉर्मलिटी n फॉर नॉर्मलिटी ये भी गिवन है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। दोस्तों अगर वॉल्यूम कभी लीटर में गिवन हो, वॉल्यूम अगर कभी लीटर में गिवन हो और अगर नॉर्मलिटी आपको पता है, तो बेसिकली जो क्वांटिटी आता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है और इनटू नॉर्मलिटी दैट इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। दोस्तों दोनों के बीच में कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए अगर इक्विवेलेंट्स सेम होगा तो मिली इक्विवेलेंट्स भी दोनों का सेम ही होना चाहिए, अलग नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी को दोनों के केसेस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। यानी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स of H2SO4 it should be equal to the number of milli equivalents of NaOH। दोस्तों नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो बेसिकली N1V1 इक्वल टू N2V2 हमें करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आप ये डाटा को आप पुट कर दीजिए 0.4 इंटू 50 एंड यहाँ पर नॉर्मलिटी जैसे x है, x नॉर्मल है, इंटू इसका जो वॉल्यूम था दैट इज 40 एंड इजीली यू कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी। x का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.5। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 0.5। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोलरिटी था NaOH का, तो मोलरिटी ऑफ NaOH जो है इसका मोलरिटी दैट इज बेसिकली ये है 0.5 मोलर। सो दोस्तों आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है।
इस तरह के और एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास 50 ml 0.3 मोलर H3PO4 का सॉल्यूशन है और it reacted with 40 ml x molar calcium hydroxide solution. So what is the molarity of calcium hydroxide? सबसे पहले मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो n फैक्टर 3 आएगा तो यहाँ पर नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.9 नॉर्मल, यहाँ पर जो आ जाएगा 2x नॉर्मल, और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है दैट इज, आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 0.56। तो बेसिकली इसका जो मोलरिटी जो है दैट इज 0. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलरिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.56 मोलर। दोस्तों आई थिंक कैसे क्वेश्चंस को करना है एक बार मैं उसको फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मोलरिटी में गिवन होगा कॉन्सेंट्रेशन तो आप उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कीजिए, एंड देन क्या करना है N1V1 इक्वल टू N2V2। ये सिंपल सा 2 स्टेप्स है, एंड बेसिकली इसका बेसिस क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो ये कहता है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और फॉर एनी कंप्लीट रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल। सो आई थिंक ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चंस अब अगर कहीं पर भी देखते हैं उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने का तरीका समझ में आ गया है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देना। और आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।